हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 22 देखेंगे। ये 22nd पार्ट है इस सीरीज के अंदर। इससे पहले मैंने 21 पार्ट तक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इन सारे पार्ट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक आरआरबी ग्रुप डी 2018 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे ही पार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। इस सीरीज के अंदर हम लोग सामान्य विज्ञान के, जनरल साइंस के उन सारे सवालों को कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 में। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी ही नहीं, किसी भी आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल साइंस पूछे जाते हैं तो आप इस सीरीज को देख सकते हो। हम लोगों ने 700 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग 701 से आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा सवाल है इस वीडियो का, स्थान समय संबंध का समीकरण है। गति के 3 समीकरण होते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला समीकरण होता है। दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा होता है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। और तीसरा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। जो गति का दूसरा समीकरण है ये स्थिति और समय के बीच संबंध को बताता है। स्थिति और समय के बीच, या फिर बोल दो स्थान समय के बीच। हमारा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। जो पहला समीकरण है ये वेग और समय के बीच बताएगा, और जो दूसरा समीकरण है ये वेग और स्थिति के बीच बताएगा। अब ये जो सवाल है ये आपके सामने 4th टाइम आ रहा है, 4th या 5th टाइम आपके सामने ये आ रहा है कि जब विभवांतर ये था, धारा ये था, जब विभवांतर इतना हो गया तो धारा कितना हो जाएगा। कैसे बनाते हैं, I1 बटे में I2 इज इक्वल टू V1 बटे में V2। I1 का मान 4 है, I2 का मान चाहिए, V1 का मान 60 है और V2 का मान 172.5। देखो पिछले वीडियो में भी यही सेम सवाल था। 4 एम्पियर था, 60 वोल्ट था, बस वहाँ पर 165 वोल्ट बाद में हो चुका था, यहाँ पर 172.5 है। सॉल्व करेंगे, I2 का मान आएगा 11.5 एम्पियर। वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधों से जल का ह्रास, वो भी वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमेटा रंध्र, जिसके अंदर सुरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो कि किडनी शेप्ड होती है। 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम द्रव्यमान है, वी है स्पीड, गति। काइनेटिक एनर्जी 120 जूल है, ये 1/2 हो जाएगा। द्रव्यमान हमें चाहिए, वी का मान 4 दे रखा है तो 4 और गुने में 4 हो जाएगा। यहाँ से m बराबर हो जाएगा हमारा 120 गुने में 2 बटे में 4 गुने में 4। अब यहाँ देखो, इतना सब करने का जरूरत भी नहीं था। यहाँ देखो न्यूटन दे रखा है जो कि बल का एसआई मात्रक है, यहाँ पास्कल है जो कि दाब का एसआई मात्रक है, यहाँ वाट है जहाँ जो कि शक्ति का एसआई मात्रक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। आंख बंद करके सीधा बी टिक मारो, आगे निकल जाओ। इतना करने का जरूरत नहीं है। सॉल्व करके देखो, 15 आएगा, 15 केजी। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। डाइन ये सीजीएस मात्रक है बल का, न्यूटन एसआई मात्रक है बल का, ओम है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। चाल की एसआई इकाई है, अंतरराष्ट्रीय इकाई है। चाल बोल दे आपसे, या फिर वेग बोल दे आपसे, या फिर गति बोल दे आपसे, सबके लिए मीटर पर सेकेंड। ये हमारा राइट आंसर। एल्यूमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। जो एल्यूमिनियम धातु है इसे इसके अयस्क से प्राप्त किया जाता है। आप जानते हो धातुओं को उसके अयस्क से प्राप्त करना, उसे हम लोग धातुकर्म मेटलर्जी बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इन सब को प्राप्त किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के जरिए, या फिर बोल दो इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के लिए आप ध्यान में रखेंगे कि इन सब के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्यूमिनियम है, इसका परमाणु द्रव्यमान 27 है, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। 81 ग्राम एल्यूमिनियम में मौजूद मोलों की संख्या डैश है। देखो ये 27 है ना, ये 27 है, कुछ नहीं करना है, इसको 27 ग्राम कर दो। जो परमाणु द्रव्यमान दिया होगा उसमें ग्राम लगा देना।
उसमें ग्राम लगा देना, ये आपका 1 मोल हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, यानी मोलर मास। मोलर मास बोले तो 1 मोल का मास। 27 ग्राम में 1 मोल है, 81 ग्राम में कितना हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है, 17 न्यूट्रॉन है। कोई तत्व है, इसके नाभिक में 10 प्रोटॉन है, 17 न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों को जोड़ दो। 17 न्यूट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, 27। आपसे द्रव्यमान संख्या बोल दे या फिर टोटल न्यूक्लियॉन्स बोल दे, 27 हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। जो प्रकाश की चाल है या तो वो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। तो जो अपवर्तनांक होता है उसके साथ जो प्रकाश की चाल है उल्टा संबंध होता है। अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में उल्टा संबंध होता है। सघन माध्यम और विरल माध्यम, यहाँ पर आप एक केस ले सकते हो एयर का और वाटर का, यानी कि हवा का और पानी का। जो हवा है उसका अपवर्तनांक 1.0003 होता है और जो जल है इसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1.33 होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं। तो विरल ये हो गया और वाटर हो गया सघन। प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, सघन से विरल। सघन से विरल यानी कि म्यू जो है यहाँ पर कम हो रहा है, म्यू का वैल्यू कम हो रहा है तो स्पीड यहाँ पर अधिक हो जाएगी यानी कि बढ़ती है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं है, पूछा है नहीं है। गति और वेग, गति और वेग दोनों को हम लोग मीटर पर सेकंड में मापते हैं। गति अदिश राशि, वेग सदिश राशि। कार्य और ऊर्जा दोनों को हम लोग जूल में मापते हैं, ये दोनों ही अदिश राशि हैं। बल और दबाव, बल के लिए एसआई मात्रक न्यूटन है जबकि दबाव के लिए पास्कल है। सी हमारा राइट आंसर। विस्थापन और दूरी दोनों को हम लोग मीटर में मापते हैं, एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन सदिश राशि, दूरी अदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा, इन सब के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखो जाइलम के अंदर 4 कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ट्रैकीड्स, ठीक है। दूसरा आपका होता है वेसल्स, तीसरा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा होता है आपका जाइलम फाइबर्स। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हम जाइलम को बोलते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। और ये देख सकते हो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। ट्रैकिड्स अलग प्रकार के कोशिकाओं से, वेसल्स अलग प्रकार के कोशिकाओं से। इनमें ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है बस यही लिविंग है, यानी जाइलम पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं बस यही लिविंग है। बाकी ये इन सब के जो सेल्स हैं ये मरे हुए हैं, डेड हैं। इसीलिए हम बोलते हैं जाइलम जो है वो डेड सेल से मिलकर के बना हुआ ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स ये सब आते हैं के बारे में सच नहीं है। एक एडल्ट व्यक्ति के बॉडी के अंदर इतना लीटर रक्त होता है, तो एक एडल्ट व्यक्ति के अंदर जो है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर होता है। कभी कभी एग्जाम में 5.5 से 5.5 भी आ सकता है, कभी 5 से 6 लीटर भी आता है। और यहाँ पर इतना लीटर दे रखा है और बोर्ड वाले ने इसको सही माना है। हमें गलत चुनना है लेकिन बोर्ड वाले ने इसको सही मानना है, तो चलो आप इतना भी मान कर चलो। हो सकता है ऐसा किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर जो है ये लगभग हम सामान्य बोलते हैं, ठीक है, एक औसत हम बोलते हैं कि इतना होता है। तो हो सकता है ऐसा कि किसी व्यक्ति के अंदर इतना लीटर हो। टोटल ब्लड जो होता है, टोटल ब्लड का जो अपना भार होता है, बायोलॉजी के अंदर भार मतलब बल मत समझना, द्रव्यमान समझना। बॉडी का जितना भी टोटल द्रव्यमान होता है उसका 7 से 8% जो द्रव्यमान होता है वो ब्लड का होता है, ठीक है।
7 से 8% द्रव्यमान जो है ब्लड का होता है। यहाँ देखो संवहनी तंत्र लिखा हुआ है ना, संवहनी तंत्र के अंदर ब्लड वेसल्स, ब्लड, हार्ट ये सब आते हैं, लेकिन 7 से 8% जो भार है वो केवल ब्लड का होता है। टोटल भार का 7 से 8% केवल ब्लड का होता है। RBC, यहाँ देखो RC भी लिखा हुआ है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो। RBC जो लाल रक्त कणिकाएं हैं या फिर लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनका जीवन अवधि 120 दिन लगभग में आप लोग याद करते हो, तो चलो ये भी सही है। रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बोर्ड वाले की तरफ से भी यही आंसर है। जो ब्लड है हमारा वो लाल संवहनी संयोजी उत्तक है, सफ़ेद नहीं है। ठीक है, सफ़ेद नहीं होगा, यहाँ पर लाल होगा। किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान 100 kg है, त्वरण क्या होगा? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण, त्वरण बराबर हो जाएगा बल बटे में द्रव्यमान। बल है 200 न्यूटन, द्रव्यमान है 100 kg, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों तो वैसे भी नहीं होता क्योंकि यूनिट ही अलग अलग है। पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। H2O का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर टोटल 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है क्योंकि संख्या में एक ही है, तो 16 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे, H2O का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा जो कि 18 होता है। 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपली 18 बोल दो या फिर 18 आप इसमें बोल दो, यू बोल दो, यूनिफाइड मास, आपकी मर्जी। सिंपली 18 बोल दो या फिर 18 यू बोल दो, एक ही चीज़ है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका मोलर मास कितना होगा, यानी 1 मोल का मास कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया ना 1 मोल का चाहिए, कुछ नहीं करना है, जितना ये द्रव्यमान दे रखा है उसी में ग्राम लगा दो। 1 मोल में 18 ग्राम। ये तो H2O था। आपके एग्जाम में D2O का भी पूछा जाता है। D2O जिसे हम लोग हैवी वाटर बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं, इसका कितना हो जाएगा? ये 18 है ना, इसका 20 हो जाएगा। ठीक है, 20। द्विविखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है। द्विविखंडन द्वारा जो है ये आपको मिलेगा किसमें? अमीबा के अंदर। डी हमारा राइट आंसर। अमीबा के अंदर क्या होता है? ये 2 पार्ट्स में ऐसे विखंडित हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, इसमें क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन, बहुविखंडन। द्विविखंडन होगा अमीबा के अंदर और बहुविखंडन होगा प्लाज्मोडियम के अंदर। डी हमारा राइट आंसर। डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मैंने आपको बताया हुआ है टेंडन, याद करो कंडरा। कंडरा ये जो है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, बोन एंड मसल्स को आपस में कनेक्ट करता है। देखो कंडरा नहीं दे रखा है यहाँ पर, लेकिन शीरा दे रखा है बोर्ड वाले ने इसके जगह पर, तो ये अब आपको एक नया शब्द ध्यान में रखना है कि टेंडन को हम लोग शीरा भी बोलते हैं। एक तो वेन होता है शीरा, रक्तवाहिनी शीरा, और टेंडन को यहाँ पर इन्होंने शीरा कहा है। तो ये संयोजी उत्तक है। और ऐसे ही मैंने आपको लिगामेंट भी बोला हुआ है। जो लिगामेंट होता है ये 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये भी संयोजी उत्तक है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातुएं हैं, 7 उपधातुएं हैं। डी हमारा राइट आंसर। ये 7 उपधातुएं कौन कौन से हैं? बोरोन है, सिलिकन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। 1 2 3 4 5 6 7। पुड़स्त ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। पुड़स्त ग्रंथि बोले तो प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि मूत्राशय के ठीक नीचे और लिंग के ठीक ऊपर होता है, यानी मूत्राशय और लिंग के बीच में होता है। ये जो अपना सिक्रीशन देता है, ठीक है, ये जो अपना सिक्रीशन देता है, स्राव होता है इसका, ये डायरेक्ट सिक्रीट करता है मूत्र मार्ग में। मूत्र मार्ग को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं मूत्र मार्ग। यहाँ से ना, यहाँ से सीमेन भी बाहर आएगा, यानी कि वीर्य भी बाहर आएगा, और यहाँ से यूरिन भी बाहर आएगा, यानी कि मूत्र भी बाहर आएगा। इन दोनों के लिए ये कॉमन रास्ता है यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है ये मूत्र मार्ग में ही जाता है। वृषण के अंदर कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। वृक्क के अंदर क्या है? नेफ्रॉन।
और नेफ्रॉन के अंदर याद करो मैंने आपको बताया था बोमन्स कैप्सूल और लूप ऑफ हैनली। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? स्किन बनी है। जो हमारी स्किन है वो किस प्रकार की कोशिका से बनी है? जो हमारी स्किन है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। जो हमारी स्किन है वो ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। अधिचर्म का मतलब एपिथेलियल ही होता है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इनको बनाने वाले जो सेल्स होंगे उसे हम लोग बोलेंगे एपिथेलियल सेल्स। तो अधिचर्म कोशिका हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। चींटी के डंक में होता है आपका मेथनोइक एसिड जिसे हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इमली में होता है टार्टरिक एसिड। खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। ये सवाल आपके सामने 5वीं बार है। ये सवाल आपके सामने 5वीं बार है। पानी आपको इतना दे रखा है, नमक इसमें इतना दे रखा है, सांद्रता बताना है। क्या करते थे? ऊपर में नमक, नीचे में नमक प्लस पानी और गुने में 100। सॉल्व करने पर कितना आएगा? बनाकर देखिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.35%। 9.35% बी हमारा राइट आंसर। यहाँ भी 9.35 है बट यहाँ देखो ग्राम लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन हम लोग परसेंटेज में बताते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। जो बायोंट फोर्स होता है, जो बायोंट फोर्स होता है ये होता है आपका डेंसिटी, वो भी किसका? लिक्विड का यानी कि तरल का। उसके बाद वॉल्यूम और उसके बाद जी, यही होता है। ये आयतन होता है विस्थापित द्रव का। जब हम किसी वस्तु को द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो कुछ जल को वो विस्थापित करता है वस्तु। जितना आयतन विस्थापित होता है उसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो आयतन है ये उस वस्तु का वो आयतन है जो जल में डूबा हुआ है। लेकिन यहाँ देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डेंसिटी लिखा जाता है यहाँ पर ये तरल का होता है, वस्तु का नहीं होता है। हमारा आंसर यहाँ पर घनत्व हो जाएगा, तरल के घनत्व पर। एक सोलर सेल किससे बना होता है? सोलर सेल के अंदर सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन जो कि सबसे अधिक पाई जाने वाली उपधातु है पृथ्वी पे। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। MgCl2 में विलय है। निम्नलिखित में से कौन नहीं, यहां पर होगा किस में। आपके एग्जाम में कौन ही लिख कर आया था, लेकिन होगा निम्नलिखित में से किस में MgCl2 विलय है यानी कि घुल जाता है जल में। ठीक है, MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इन तीनों में नहीं घुलेगा, जल में घुलेगा। अब देखो एक बार फिर से ये सवाल, इसी वीडियो में ये 2 सवाल हो गए, यानी ये जो सवाल है अब तक आपके सामने 5 बार आ चुका है। 5 बार ये सवाल आपके सामने आ चुका है। फिर से देखो यहाँ पर 60 वोल्ट था तो 4 एम्पियर फ्लो हुआ करंट। अब इतना हो जाएगा तो कितना होगा? कैसे निकालोगे आप? I1 बटे में I2 बराबर V1 बटे में V2। I2 हमें चाहिए, I1 हमें दे रखा है 4 एम्पियर, V1 हमें दे रखा है 60 वोल्ट, V2 हमें दे रखा है 127.5। यहाँ से हमारा 4 गुने में 127.5 और बट्टे में 60 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 8.5 एम्पियर। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री यानी कि आयरन का उपयोग किया जाता है। तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा है, यूनिट में बताना है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर, यही होता है। 8 घंटे आपको दे रखा है, 750 आपको वाट दे रखा है, घंटा हमें मिल चुका है, वाट हमें दिया हुआ है, किलो हमें चाहिए तो 1000 से हम भाग लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 700.75 इंटू में 8 किलोवाट आवर 40, उसके बाद 56 4 60, 6 किलोवाट आवर यानी कि 6 यूनिट।
परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। इसी नाभिक का कभी संलयन होता है, फ्यूजन होता है, तो कभी विखंडन होता है। और इन दोनों ही प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इसी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। ए हमारा राइट आंसर। ये हमारा पार्ट 22 समाप्त होता है। मिलते हैं पार्ट नंबर 23 में। थैंक यू सो मच।